नमस्ते छात्रों। अब तक हमने पाठ्यक्रम चर्चा की है। अब हम प्रत्यक्ष रूप से पाठ्यक्रम में जो निर्धारित किए गए पाठ जो है उसको शुरू करने जा रहे हैं। और मैंने आपको कहा था कि हमारे पाठ्यक्रम में कहानी यात्रा नामक किताब जो है लगाई गई है और उसमें कुल मिलाकर 6 कहानियाँ हमें पढ़नी है। और व्यावहारिक हिंदी का एक पक्ष जो हमें अनुवाद, विज्ञापन और संवाद कौशल के रूप में पढ़ना है। तो इस ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान मैं उसमें से पहला हिस्सा जो है कहानी यात्रा का, उसमें से पहली कहानी या कहानियाँ शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंदी साहित्य में कहानी लेखन की जो परंपरा है या हिंदी साहित्य में कहानी लेखन का जो इतिहास है उसका थोड़ा सा आपको परिचय करा के देना चाहता हूँ, ताकि हमें थोड़ा सा मालूम हो जाए कि हिंदी में कहानियाँ कब लिखनी शुरू हुआ और कहानी लेखन की परंपरा कहाँ से आई है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इस लेक्चर में देना चाहता हूँ, ताकि हम आगे की जो कहानियाँ पढ़ने वाले हैं उन कहानियों के लेखकों का रचना काल और उन कहानियों के लेखकों ने उस कहानी में जो विषय वस्तु वहाँ पे लिखी है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा सुसंगत भाव से विचार कर सके। इसलिए मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य के भीतर कहानी की जो कुछ परंपरा रही है उसको थोड़ा सा आपके सामने रखूँ। हमारे लाइब्रेरी में हमारे पाठ्यक्रम पर बनी हुई स्वतंत्र किताब जो है कहानी और एकांकी की जो किताब है ये लाइब्रेरी में उपलब्ध हुई है और वहाँ पे आप अपने अकाउंट से जो है लाइब्रेरी का अकाउंट खोलकर वहाँ से वो किताब ले लीजिएगा। किताब का नाम है साहित्य समा और इस किताब में हमारी पूरी 6 कहानियाँ, साथ ही साथ व्यावहारिक हिंदी के सभी मध्य और एकांकियाँ जो भी अगले सत्र में हमें पढ़नी है उन सभी को एक साथ वहाँ पे लिया गया है और वो किताब जो है संपादित की गई है। तो आप अपनी ओर से उसको थोड़ा सा लेने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको घर बैठे पढ़ाई करने में थोड़ी सी सहायता महसूस हो। तो वो किताब लाइब्रेरी में उपलब्ध है, आप जल्द से जल्द उसको ले सकते हैं। तो मैं कहानी के बारे में चर्चा कर रहा था, तो कहानी के इतिहास के बारे में मैं थोड़ी सी आपके सामने बात रख रहा हूँ। देखिएगा, हिंदी साहित्य के भीतर कहानी की जो परंपरा रही है, कहानी कैसे हिंदी में लिखनी शुरू हुई, उसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें रखता हूँ। आधुनिक कथा साहित्य के उदय के लिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की राजनीतिक सामाजिक घटनाओं पर दृष्टिपात करना जरूरी है। अब थोड़ा सा ये साहित्यिक भाषा है, मैं थोड़ा सा उसको आसान करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिएगा कि आधुनिक कथा साहित्य मतलब आपने अगर इसके पीछे थोड़ा सा इतिहास की पढ़ाई की है तो उसको इतिहास को भी लगभग आधुनिक काल वगैरह आप जानते होंगे, मध्यकाल, आदिकाल, ये नाम आपने थोड़े से सुने होंगे या पढ़े होंगे। तो आदिकाल की शुरुआत लगभग 19वीं शताब्दी से होती है और हमारे हिंदी साहित्य में गद्य लेखन की परंपरा भी जो है लगभग 19वीं शताब्दी से हो जाती है। उसके पीछे बहुत सारे राजनीतिक और सामाजिक कारण या उसकी घटनाएं जो है वहां पे सामने आ जाते हैं। इसलिए हिंदी साहित्य की गद्य लेखन की जो परंपरा है 19वीं शताब्दी से शुरू हो जाती है। वहां पे हुआ यह था कि जब सत्ताधारियों को व्यापक जनसमूह तक अपनी बातें पहुंचाने की आवश्यकता महसूस हुई, इस दौर में पाश्चात्य साहित्य का भी हमारे देश में आगमन हुआ। देखिएगा कि हमारे ऊपर जो शासन करने वाले जो भी कुछ सत्ताधारी थे उनको ऐसा महसूस होने लगा कि हमारे द्वारा जो रणनीतियां, हमारे जो द्वारा जो राजनीतिक जो कुछ पक्ष जो हमारे हो जाते हैं वो जनता तक अगर हमें पहुंचाने हैं तो हमें उस समूह तक पहुंचाने के लिए गद्य के सिवा या उस प्रकार के लेखन के सिवा हमें चारा नहीं है। इसलिए पाश्चात्य साहित्य का भी आगमन जो है भारत में हुआ दिखाई देता है। अंग्रेजी के गद्य साहित्य विशेषता कहानी व उपन्यास का पठन पाठन हमें आधुनिक जीवन और विचारों के संपर्क में लाने में सहायक हुआ। सबसे पहले हम देखिएगा हिंदी साहित्य में इस आधुनिक काल के पहले जो लेखन की परंपरा रही है वो ज्यादातर जो है पद्य के रूप में रही है, अर्थात काव्यमय शैली के रूप में रही है। लेकिन जब से अंग्रेजों ने हमारे भारत देश में आगमन किया
तो वहां से शायद या इतिहासकार मानते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य में गद्य लेखन की परंपरा जो है, उस प्रकार की रचनाएं जो है लिखी गई या लिखी जाने लगी। तो अंग्रेजी गद्य साहित्य विशेषतः कहानी व उपन्यास का पठन पाठन हमें आधुनिक जीवन और विचारों के संपर्क में लाने में सहायक हुआ। भारतीय पुनर्जागरण में अंग्रेजी भाषा और साहित्य की भूमिका को अस्वीकार करना प्रायः कठिन है, क्योंकि हुआ ये कि बहुत सारे जो सामाजिक सुधारों की बातें भी जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है हमारे देश में हुई है। उसको प्रेस के रूप में कह सकते हैं, अखबार के रूप में कह सकते हैं। अर्थात मुझे बताना यह है कि जैसे जैसे भारत देश का पुनर्जागरण काल वहां पे शुरू हुआ, वहां पे अंग्रेजों द्वारा लाई हुई भाषा तथा अंग्रेजी साहित्य जो है, उसके कारण भी हमारे हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिखाई देता है। साहित्य के अनेक इतिहासकार, जिसमें इंशाअल्लाह खां, इनके द्वारा लिखी हुई कहानी 1803 में रानी केतकी की कहानी, ये कहानी 1803 में लिखी, जो हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। लेकिन सचमुच देखा जाए तो कहानी की वास्तविक विकास यात्रा 20वीं शताब्दी के शुरू में हुई है। मतलब लगभग 1900 से 1910 के करीब जो है हमारे हिंदी कहानी की शुरुआत जो है वहां पे हुई दिखाई देती है। उसमें सन 1900 में किशोरीलाल गोस्वामी से चलकर प्रेमचंद सन 1915 में आ जाते हैं, और आते आते कहानी एक स्वतंत्र विधा के रूप में वहां पे सामने आ जाती है। मतलब क्या है कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में हमारी हिंदी कहानी जो है वो पूर्ण रूप से लिखना शुरू हुआ था, और वहां से सन 1900 से लेकर 1915 तक आते आते, जिसमें किशोरीलाल गोस्वामी और वहां से लेकर प्रेमचंद तक आते आते हिंदी के कहानी साहित्य ने स्वतंत्र रूप जो है, स्वतंत्र विधा का रूप जो है वहां पे गढ़ लिया था। इस दौर में अनेक लेखकों का कहानी के विकास में योगदान स्वीकार करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्होंने कहानी के रचना शिल्प और वस्तु विन्यास को आगे बढ़ाने में मूल्यवान योगदान दिया है। मतलब इसके बीच में प्रेमचंद तथा किशोरीलाल गोस्वामी के साथ साथ जो अन्य रचनाकार जो कहानियां लिख रहे थे, उनका भी योगदान जो है कहानी लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण माना जाता है। उसमें विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी है परदेशी, जो 1912 में लिखी गई। उसके बाद 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी हुई उसने कहा था जैसी सफल कहानियां इसी समय में लिखी गई है। मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है, उसने कहा था ये कहानी एक प्रकार से युवाओं को केंद्र में रखकर लिखी गई, और ये कहानी आज भी जो है आज के युवाओं को प्रेरित करती रहती है। तो वहां से ये परंपरा शुरू हुई है। उसमें आगे वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, चतुरसेन शास्त्री, ज्वाला दत्त शर्मा के नाम इस दौर के कहानी लेखकों में प्रमुख है। इन लेखकों ने कहानी की प्राचीन आख्यायिका परंपरा से अलग एक नया रचनात्मक रूप देने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। मतलब प्रेमचंद के साथ साथ जो अन्य वृंदावन लाल वर्मा वगैरह जो मैंने अभी नाम गिनाए हैं, तो इनका भी योगदान जो है कहानी की विकास यात्रा में वहां पे रहा है। कहानी की उपदेशमूलक प्रवृत्ति और चमत्कार की जगह लेखक के अनुभव एवं समाज की सच्चाइयों से संपृक्त करके इस कालखंड में एक रचनात्मक स्वरूप प्रदान किया गया। मतलब हुआ ये कि इसके पहले जो कुछ लेखन किया जा रहा था, जो रचनाएं लिखी जा रही थी, उसमें एक तो लेखक उपदेश देने की प्रवृत्ति वहां पे देखने को मिलती थी, लेकिन उसके आगे जाकर चमत्कार की भी प्रवृत्ति वहां पे देखने को मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे ये नए लेखक आधुनिक काल में उभरे और उनके द्वारा उनके अपने अनुभव और समाज की कड़वी सच्चाई को कहानी में विषय वस्तु के रूप में वहां पे स्थान दिया गया, और वहां पे रचनात्मक स्वरूप जो है कहानी को प्राप्त हुआ दिखाई देता है। वैयक्तिक चेतना के समावेश के कारण एक प्रकार के आदर्शवाद की झलक इन कहानियों में स्वतंत्र दिखाई पड़ती है। मतलब
हुआ ये कि वैयक्तिक चेतना, मुझे क्या लगता है, वैयक्तिक चेतना से क्या तात्पर्य है, मुझे क्या लगता है, समाज के बारे में मैं क्या सोचता हूं, समाज के बारे में मैं क्या कर सकता हूं, ये जो वैयक्तिक चेतना है, ये विषय वस्तु कहानी की बनी हुई है। और उससे भी ये आदर्शवत की प्रवृत्ति जो है कहानियों में दिखाई देती है। इस नई मानसिकता का प्रभाव उस समय लिखी गई कहानियों में रेखांकित किया जा सकता है। इस दृष्टि से सन 1915 तक मन की चंचलता माधव प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी हुई कहानी है। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी हुई कहानी है। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास द्वारा लिखी हुई कहानी है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी हुई कहानी है। दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखी हुई कहानी है। राखी बंधन भाई वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखी हुई कहानी है। और साथ ही साथ ये चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखी हुई उसने कहा था ये कहानी है। जयशंकर प्रसाद द्वारा ग्राम कहानी, प्रेमचंद द्वारा साउथ जैसी कहानियों का उदाहरण पर्याप्त होगा जिसमें आदर्शवाद की बात जो है वहां पे की हुई दिखाई देती है। कहानी का प्रथम उत्थान, कहानी को यह कहने को तो ये कहानी का प्रथम का उत्थान रहा है, उत्थान माने कहानी का प्रथम चरण रहा है, लेकिन इन कहानियों की कथा वस्तु और शिल्प का विवेचन करने से स्पष्ट होता है कि कथा साहित्य के आगामी विकास की सारी संभावनाएं इन कहानियों में उपस्थित थी। मतलब जो पहले चरण में कहानी जिस करवट से लेकर या जिस करवट से लिखना शुरू हुआ था, वही वस्तुशिल्प जो है वहां पे आगे जो है कहानियों में देखने को मिलता है। तत्कालीन सामाजिक स्थितियों से इन कहानियों की संपृक्ति के पीछे जो कारण थे उनमें शायद यह प्रमुख था कि लोग रचना से उसके लेखक के दृष्टिकोण की परख करने लगे थे। देखिएगा कि रचना लिखने वाला कौन है और उस लिखने वाले की दृष्टि क्या है, ये भी रचना के आधार पर लोग जो है, पाठक जो है, वहां से अंदाजा लगा रहे थे। यही कारण था कि प्रेमचंद ने अपने समकालीन अधिक प्रतिभाशाली और संभावना युक्त लेखकों के बीच से आगे का रास्ता बना लिया। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, चतुरसेन शास्त्री और विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक ने अनेक कहानियां लिखी, लेकिन अपने समकालीन समाज की सच्चाइयों में गहरी पैठ न होने के कारण वे अपने युग का प्रेमचंद के सामने प्रतिनिधित्व नहीं कर सके। अर्थात मुझे बताना यह है कि उस दौर में प्रेमचंद जी ने जो कहानियां लिखी है वो समकालीन सच्चाइयों को लेकर वहां पे लिखने की कोशिश की। इस वजह से राजा राधिका रमन प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, विश्वंबर नाथ शर्मा, कौशिक, इनके द्वारा लिखी गई समाज की सच्चाइयों को थोड़ा सा अछूती कहानियां रह गई, इसलिए ये कहानियां थोड़ी सी पीछे पड़ गई और प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानियां तत्कालीन समय में जो है उच्च दर्जे की जो है बन गई है। प्रसाद जी ने अपना अधिक समय कथा साहित्य को नहीं दिया। अर्थात जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के एक ऐसे महान कवि है जिन्होंने बहुत कम मात्रा में गद्य लिखा है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में पद्य रचनाएं वहां पे लिखी है। तो प्रसाद जी ने अपना अधिक समय जो है कथा साहित्य को नहीं दिया। वे काव्य और नाटकों के क्षेत्र में निमग्न हो गए, फिर भी उनकी कुछ भाव प्रवण कहानियां आज भी हिंदी भाषा और साहित्य की गौरवपूर्ण उपलब्धियां है। अर्थात ये बहुत सारे जो ऐसे रचनाकार है, कवि है, इनके द्वारा हिंदी साहित्य में जो कहानियां लिखी गई, एक प्रकार से उस तत्कालीन समय में हिंदी का साहित्य जो है और अधिक समृद्ध बनता गया। और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लेखक जो है आज विश्व भर में हिंदी साहित्य को एक विशेष स्थान वहां पे दिया जाता है। तो इसके आगे जाकर प्रसाद के बाद या प्रसाद के समकालीन रहे प्रेमचंद के बारे में थोड़ी सी मैं बातें बताना चाहता हूं, क्योंकि हिंदी साहित्य की बात आ जाती है और मुंशी प्रेमचंद के बारे में अगर हमें पता नहीं है तो हमने हिंदी साहित्य क्या पढ़ा, ऐसा भी प्रश्न वहां पर उठना स्वाभाविक है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रेमचंद के बारे में, प्रेमचंद हिंदी साहित्य में आने के बाद क्या हुआ और उसके पहले वो क्या कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। प्रेमचंद उर्दू में पहले से लिख रहे थे। अर्थात जब हिंदी साहित्य में आने से पहले मुंशी प्रेमचंद जो है उर्दू के माध्यम से अपना साहित्य लिख रहे थे। सन 1915 में उनकी पहली कहानी हिंदी में छपी। अर्थात 1915 में उनके द्वारा लिखी हुई पहली कहानी जो है हिंदी भाषा में छपी है। इस कहानी के छपते ही
वे साहित्यिक चर्चा के केंद्र में आ गए। हुआ ये कि उन्होंने जो विषय वस्तु हिंदी में लिखी गई और उसके कारण प्रेमचंद तुरंत जो है वहां पे साहित्य चर्चा के केंद्र में आ गए और लोगों ने उनकी प्रतिभा को स्वीकार कर लिया। मतलब एक कहानी से ही ऐसा चमत्कार हो गया, अर्थात उनकी कथा वस्तु में ही वो जीवंतता थी, लोगों ने उनको सर पर ले लिया। उर्दू का गद्य परिमार्जन और लोक भाषा से उनका सहज परिचय ग्रामीण कथानकों को सरल बनाने में बेहद कारगर हुआ। इसके पहले वो उर्दू में लिख रहे थे, वहां का अनुभव और वहां की जो सहजता है और साथ ही साथ ग्रामीण कथानकों को सरल रूप से वहां पे परोसने की जो प्रतिभा जो थी वो प्रेमचंद के पास थी, इसलिए लोगों ने उनको बेहद पसंद किया। उस समय साहित्य में आदर्शवादी और सुधारवादी आंदोलन का दौर चल रहा था। लोगों का ख्याल था कि बिना व्यापक जन जागरण के अंग्रेजों का मुकाबला नहीं किया जा सकता और यह जन जागरण सामाजिक कुरीतियों को मिटाए बिना संभव नहीं था। प्रेमचंद ने इस आंदोलन से अपने को निरंतर जोड़े रखा। जनता की बेपनाह दुर्दशा के प्रति उनके मन में अपार सहानुभूति थी। अर्थात देखिएगा, एक तरफ अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ना था, साथ ही साथ भारतीय समाज में मौजूद जो कुरीतियां हैं, कुपरंपराएं हैं, उसका भी हमें सामना करना था और सामाजिक परिवर्तन लाना था। तो समाज की निम्नतम इकाई के जीवन से उनका संपर्क बना हुआ था, इसलिए उनकी प्रारंभिक कहानियों में जहां एक और आदर्शवादी सामाजिक दृष्टि का प्राधान्य था, वही विवरण और चित्रांकन में यथार्थ का स्वरूप उभरने लगा था। टूटा हुआ हतप्रभ सामंत और मान्यताओं से चिपका हुआ था और जगह जगह वेश बदलकर सुधारवादी आंदोलनों में हिस्सा ले रहा था। लेकिन प्रेमचंद के मन में कहीं भी यह संदेह नहीं था कि अब सामंतवाद के दिन फिर से लौट आ सकते हैं। देश में कल कारखाने खुलने लगे थे, मजदूरों का जमाव मिलों फैक्ट्रियों के आसपास बढ़ता जा रहा था। गांव का उजड़ा हुआ खेत मजदूर कर्ज का जुआ गले से उतारकर शहरों की ओर भाग रहा था। सारी आदर्शवादी शब्दावली के बावजूद छुआछूत, बाल विवाह, स्त्रियों की दुर्दशा, हरी बेगारी और बंधुआ मजदूरी जैसी शोषण और अन्याय की विधियां जैसी की तैसी बनी हुई थी। अर्थात प्रेमचंद जिस काल में लिख रहे थे वहां पे छुआछूत की समस्या थी, बाल विवाह की समस्या थी, स्त्रियों की बेपनाह दुर्दशा वहां पे थी, साथ ही साथ हरी बेगारी अर्थात किसान मजदूरों की वहां पे बहुत दुर्दशा थी और इस दुष्चक्र से शोषण और अन्याय की जो विधियां हैं वो जैसी की तैसी वहां पे बनी हुई थी। प्रेमचंद ने सवासेर गेहूं, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, सुजान भगत, कफन जैसी अनेक कहानियां लिखकर इस संक्रमण काल की वास्तविकताओं को रेखांकित किया है। उनकी रचना शक्ति सामंती समाज की मरणशीलता और जघन्यता के विरुद्ध संघर्ष करते रही। अब देखिए, उनकी अमर रचना गोदान उनके ऐसे ही विचारों का प्रतिफल रहा है। मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य में लगभग 300 के करीब कहानियां लिखी है और लगभग 12 से 13 जो है उपन्यास भी लिखे हैं। उनमें से एक सबसे ज्यादा चर्चित उपन्यास जो है गोदान है और उन्होंने किसान की दुर्दशा के बारे में या किसान की स्थिति क्या है ये गोदान में वहां पे लिखा हुआ दिखाई देता है। प्रेमचंद के तुरंत बाद आए कथाकारों में सुदर्शन और उग्र ने सामयिक मनोरंजन, भाषागत चमत्कार और समकालीन आदर्शवादी विचारों को लेकर अपने महत्वपूर्ण कहानियां लिखी। भगवती चरण वर्मा ने भी स्थानीय रंगत के अनेक विचित्र चरित्रों की सृष्टि की है। अर्थात ये प्रेमचंद से संबंधित कुछ बातें थी और मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य में अगर कहानियां पढ़नी है तो हमें प्रेमचंद का परिचय कराना ही होगा और प्रेमचंद के द्वारा जो हिंदी साहित्य को जो देन प्राप्त हुई है उसको भूलना जो है असंभव है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रेमचंद की ये बातें जो है हमारे कहानी यात्रा को अगर हमें समझना है तो उनके द्वारा लिखी हुई बातों को भी समझना होगा। अगले लेक्चर में मैं हमारे पाठ्यक्रम में जो आधुनिक काल की जो कहानियां लिखी है उसके संदर्भ कौन कौन से है, विषय वस्तु कौन सी है, उसको लेकर मैं थोड़ा सा आऊंगा, उसकी चर्चा मैं करूंगा। अगले लेक्चर में
वहाँ की बातें होगी। तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।